गांव के सवेरे का दृश्य हमेशा ही शांत और ताजगी भरा होता था। मिट्टी की पगडंडियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और चारों ओर खेतों की हरियाली फैली हुई थी। ऐसे ही गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत पर पुरानी खपरेलें जमी थीं। यही घर था मोहन और उसकी बेटी राधा का। राधा अभी 12 साल की थी। वो बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, पर दिल के भीतर एक गहरी कमी थी, माँ की कमी। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो केवल 5 साल की थी। वो माँ का चेहरा बस धुंधली सी तस्वीर की तरह याद कर पाती थी, लेकिन माँ की ममता को वो अपने मन में हमेशा तलाशती रहती। मोहन एक सीधा सादा किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता ताकि अपनी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके, पर अकेलेपन ने उसके जीवन को भारी बना दिया था। गांव के लोग अक्सर कहते, मोहन, तुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तेरी बेटी को भी माँ का सहारा मिल जाएगा और तुझे भी कोई साथ मिल जाएगा। शुरुआत में मोहन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसे भी लगा कि सचमुच राधा को माँ की जरूरत है। आखिरकार उसने शादी करने का फैसला किया। एक दिन वो अपने रिश्तेदारों की मदद से सावित्री को अपने घर ले आया। सावित्री दिखने में सुंदर और बातों में मीठी थी। गांव के लोग खुशी से बोले, अब राधा को भी माँ मिल गई, उसका जीवन बदल जाएगा। राधा ने पहली बार सावित्री को देखा तो उसके मन में आशा की किरण जग उठी। उसने सोचा, अब मुझे माँ मिलेगी, मुझे भी कोई दुलार करेगा। उस रात उसने आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखते हुए चांद से कहा, माँ, अब आप चिंता मत करना, अब मुझे भी माँ मिल गई है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। सावित्री ने राधा से मीठी मीठी बातें की, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके बालों में तेल लगाया और प्यार से सहलाया। राधा के लिए ये पल बहुत अनमोल थे। उसे लगा कि अब उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे सावित्री का चेहरा और व्यवहार दोनों बदल गए। मीठे बोल खट्टे होने लगे और दुलार की जगह कठोरता आ गई। दिन धीरे धीरे बीतते गए। राधा को अब महसूस होने लगा था कि सावित्री का असली रूप कुछ और ही है। पहले जिन हाथों से उसने उसके बालों में तेल डाला था, वही हाथ अब अक्सर उसे मारने के लिए उठने लगे थे। पहले जिन होठों से वो मीठे बोल सुनती थी, वही होठ अब हर समय कड़वे शब्द उगलते थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें आंगन में उतर रही थीं। राधा गहरी नींद में थी। तभी सावित्री ने जोर से आवाज लगाई, राधा, कब तक सोएगी? घर में काम पड़ा है और तू अभी तक बिस्तर पर पड़ी है। उठ, चल जल्दी से पानी भर कर ला। राधा घबरा कर उठ गई। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी थीं। वो दौड़कर घड़ा उठाती और कुएं की ओर चल पड़ती। कुएं तक जाने का रास्ता लंबा था, पर राधा चुपचाप चलती रही। उसका मन कई सवाल करता, माँ तो मुझे कभी इतनी सख्ती से नहीं जगाती थी, क्या यही सब सौतेली माँ होने का मतलब है? कुएं से पानी भरकर वो जैसे तैसे घर पहुंची तो सावित्री ने कहा, अब जल्दी से बर्तन मांज ले और आंगन झाड़ दे, फिर गुड्डू के लिए दूध गर्म करना है। गुड्डू सावित्री का बेटा था। राधा के लिए वो सौतेला भाई था, लेकिन गुड्डू की नज़रों में वो कभी बहन नहीं बनी। वो माँ के लाड़ प्यार में डूबा रहता और राधा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब राधा झुककर आंगन में झाड़ू लगा रही थी, गुड्डू खिलखिलाकर बोला, देखो देखो, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप झाड़ू लगाया और आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। कुछ ही दिनों में घर का सारा काम राधा के जिम्मे आ गया। सुबह से लेकर रात तक वो कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, कभी चूल्हे पर खाना बनाती। अगर कहीं थोड़ी भी गलती हो जाती तो सावित्री का गुस्सा फूट पड़ता। एक बार खाना बनाते बनाते नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया। सावित्री ने कटोरा फेंकते हुए कहा, तू खाना बनाएगी? तुझे तो जानवरों को भी खाना देना नहीं आता होगा, निकम्मी कहीं की। और उसने राधा के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। राधा का चेहरा लाल पड़ गया, आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ। लेकिन सावित्री ने झिड़कते हुए कहा, मुझे माँ मत कहा कर। जिसको माँ बोलना था वो तो मर गई। अब मेरे सामने ये मीठी बातें मत कर। ये शब्द राधा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में अजनबी बन चुकी है। रात को जब सब सो गए, राधा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। तारे चमक रहे थे, चांद उजाला फैला रहा था। राधा बुदबुदाई, माँ, आप होती तो शायद मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। आप होती तो शायद मुझे कोई डांटता नहीं। मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और रात का अंधेरा उसके दिल की तरह गहरा होता गया। सुबह का समय था। मुर्गे की बांग के साथ ही पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगा था, पर राधा की नींद तो उससे भी पहले ही टूट गई। सावित्री ने जोर से आवाज लगाई, राधा, कहाँ मर गई? उठ जा,
सूरज निकल आया और तू अभी तक बिस्तर पर पड़ी है। काम करने का मन नहीं करता क्या? राधा घबरा कर उठ बैठी। आंखों से नींद अभी पूरी तरह गई भी नहीं थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर काम में लग गई। सबसे पहले उसे आंगन में झाड़ू लगाना था, फिर गायों को चारा डालना था और उसके बाद कुएं से पानी भरकर लाना था। छोटी सी बच्ची, जिसका मन अभी खेल कूद और पढ़ाई में लगना चाहिए था, दिन रात घर के कामों में उलझा रहता था। उसकी छोटी सी हथेलियां बर्तन मांजते मांजते खुरदुरी हो गई थीं। पैरों में हमेशा धूल जमी रहती, क्योंकि पूरे दिन उसे आंगन और घर का काम करना पड़ता। सावित्री अक्सर उसे ताना देती, तू न जाने किस जन्म का बोझ है मेरे सिर पर, जब देखो तब गलती ही गलती करती है। गुड्डू, जो कि सावित्री का बेटा था, हर समय उसकी गोद में खेलता रहता। उसे अच्छे कपड़े मिलते, दूध माखन खाने को मिलता और खेलने के लिए खिलौने, लेकिन राधा को वही बासी खाना मिलता जो बचा हुआ होता। एक दिन गुड्डू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अम्मा देखो ना, ये तो नौकरानी जैसी लगती है, इसका नाम बदलकर नौकरानी रख दो। सावित्री ने हंसते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई, सही कह रहा है तू बेटा, यही काम के लिए तो घर में रखी है। राधा ने ये सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए और चुपचाप फिर से काम में लग गई। शाम को जब मोहन खेत से लौटकर घर आता तो उसे यही दिखाया जाता कि सावित्री कितनी मेहनत करती है और राधा कितनी आलसी है। सावित्री मीठी आवाज में कहती, देखिए जी, आपकी बेटी तो काम के नाम पर बस रोती है, दिन भर टोकना पड़ता है। अगर मैं ना रहूं तो पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। मोहन भोला भाला आदमी था, उसे कभी ये शक भी नहीं होता कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है। वो मासूमियत से कह देता, अरे राधा, माँ की मदद क्यों नहीं करती? तू बड़ी हो रही है, तुझे तो उनकी थकान समझनी चाहिए। ये सुनकर राधा की आंखें भर आती। वो मन ही मन सोचती, काश पिताजी को सच्चाई दिख पाती, काश वे जान पाते कि असली मेहनत कौन करता है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो सावित्री और ज्यादा गुस्सा करेगी। धीरे धीरे राधा का जीवन भारी होता जा रहा था। उसकी मासूम हंसी कहीं खो गई थी। गांव की सहेलियां उसे बुलाती, राधा चल न हमारे साथ, आज मास्टर जी कविता सिखाएंगे। राधा उदास होकर कहती, मैं नहीं आ सकती, अम्मा ने मना किया है। सहेलियां हंसकर कह देती, अरे पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, तू बस काम ही करती रह। लेकिन राधा के दिल में कहीं न कहीं पढ़ाई करने की तीव्र इच्छा जाग रही थी। वो चाहती थी कि उसका जीवन भी दूसरों की तरह उजला हो। रात को जब सब सो जाते तो वो अपने छोटे से बक्से में रखी पुरानी किताब खोल लेती। दिए की हल्की रोशनी में वो धीरे धीरे अक्षर पढ़ने की कोशिश करती। उसे न कोई समझाने वाला था और न कोई सहारा, फिर भी वो हार नहीं मानती। कभी कभी वो आसमान की ओर देखती और तारे गिनते गिनते अपने आप से कहती, एक दिन मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन उसके सपनों और वास्तविकता के बीच सावित्री की कठोर परछाई हर समय खड़ी रहती। गांव में सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। बच्चे तालाब में कूदकर नहा रहे थे और औरतें खेतों में गीत गा रही थीं। पर राधा का मन इन सब से बिल्कुल अलग थलग था। उसका दिन तो घर के कामों में ही गुजरता। सुबह से लेकर रात तक उसका एक ही काम था, मांजना, धोना, झाड़ू लगाना, पानी लाना और चूल्हे पर खाना पकाना। उस दिन सुबह मोहन खेत के लिए निकल चुका था। सावित्री रसोई में बैठकर गुड्डू को पराठे खिला रही थी। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। राधा ने भी उम्मीद से उस ओर देखा। उसे भी बहुत भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से उसने केवल सूखी रोटी ही खाई थी। उसने धीरे से कहा, अम्मा, क्या मुझे भी एक पराठा मिलेगा? सावित्री ने आंखें तरेरी और बोली, तेरे लिए पराठे बने हैं क्या? जा, रसोई में पड़ी बासी रोटी खा ले। ये पराठे तो मेरे बेटे के लिए हैं। गुड्डू ने मुंह में पराठा भरते हुए हंसकर कहा, हाँ बहन जी, ये सब मेरा है। तू तो नौकरानी है, नौकरानी रोटी ही खाती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रसोई में गई और बची खुची रोटी उठा ली। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के टुकड़े उठाने के लिए ही बनी हो। दोपहर का समय आया। धूप बहुत तेज थी। सावित्री ने आदेश दिया, राधा, जाओ कुएं से पानी भर लाओ, मटके सब खाली हो गए हैं। राधा थकी हुई थी, लेकिन उसने मटका उठाया और कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था। धूप सिर पर आग की तरह बरस रही थी। उसके पैर जल रहे थे, पर वो बिना रुके चलती रही। कुएं तक पहुंचते पहुंचते उसका गला सूख गया। उसने रस्सी से बाल्टी डाली और पानी खींचा। बाल्टी भारी थी, पर उसने जैसे तैसे भर लिया। जब वो पानी लेकर वापस लौटी तो सावित्री ने फिर से ताना दिया, इतनी देर क्यों लगा दी, कामचोर कहीं की, अगर इसी तरह करती रही तो तेरा क्या होगा? राधा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली।
वो डर गई थी कि अगर उसने कुछ कहा तो शायद फिर से थप्पड़ पड़ेगा। शाम को जब मोहन घर आया तो उसने राधा को कोने में उदास बैठे देखा। उसने पूछा, क्या हुआ राधा, तू इतनी चुप क्यों है? राधा ने मन में सोचा कि सब कुछ बता दे, पर तभी सावित्री ने बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ जी, ये तो हमेशा काम से बचने के लिए ऐसे मुंह फुला लेती है। दिन भर कहती हूं काम कर ले, पर इसको बस रोना आता है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोले, राधा तू बड़ी हो रही है, तुझे माँ का साथ देना चाहिए। मैं खेतों में दिन भर मेहनत करता हूं, अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो सब कैसे चलेगा? यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसने सोचा, पिताजी को मेरी सच्चाई कभी नजर ही नहीं आती, उन्हें तो बस माँ की बातें ही सच लगती हैं। रात को जब सब सो गए, राधा आंगन में बैठी रही। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। वो धीरे से बोली, हे भगवान, मैं कब तक ये सब सहूंगी? क्या मुझे कभी अपना हक नहीं मिलेगा? क्या मुझे कभी पढ़ने और जीने का मौका नहीं मिलेगा? उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। हवा तेज हो चली थी, पर राधा को लग रहा था जैसे हवा भी उसके दुखों का मजाक उड़ा रही हो। अगले दिन सुबह गांव का नजारा बहुत ही खुशनुमा था। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, पेड़ों पर कोयल कूक रही थी और बच्चे खेलकूद में मस्त थे। पर राधा का दिन पहले जैसा ही था, भारी काम और सौतेली माँ के ताने। राधा बर्तन मांज रही थी, उसके छोटे छोटे हाथ साबुन और मिट्टी से छिल गए थे। तभी बाहर से उसकी सहेली मीरा आई। मीरा बहुत ही चंचल और पढ़ाकू लड़की थी। उसने हंसते हुए कहा, राधा चल ना, आज स्कूल चले, मास्टर जी ने नई किताबें दी हैं, बड़ी मजेदार कहानियां हैं। राधा का मन ललचाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, मीरा मैं भी बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा मुझे कभी नहीं जाने देती। वो कहती हैं कि पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन राधा तू तो बहुत होशियार है, अगर तुझे मौका मिले तो तू सबसे अच्छा करेगी, तू चल मेरे साथ। इसी बीच सावित्री आंगन में आ गई। उसने दोनों को देखा और जोर से चिल्लाई, राधा तू काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? और तू मीरा यहाँ क्यों आई है? जा जा अपनी पढ़ाई कर, इसे मत बहका। मीरा डर कर पीछे हट गई। उसने धीरे से राधा से कहा, ठीक है मैं जा रही हूं, लेकिन तू हार मत मानना। राधा की आंखें भर आईं। वो चुपचाप वापस बर्तन मांजने लगी। सावित्री ने पास आकर ताना मारा, देखा यही हाल होगा अगर तू पढ़ाई के पीछे भागेगी। लड़कियों को घर का काम ही करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं। राधा ने होठ काटते हुए आंसू रोक लिए। उसके दिल में आग सुलग रही थी। उसे लगा जैसे उसके सपनों को बार बार कुचला जा रहा है। उस रात राधा को नींद नहीं आई। वो अपने छोटे से बक्से को खोलकर उसमें रखी पुरानी किताब निकाल लाई। ये किताब उसे मीरा ने दी थी। दिए की हल्की लौ में उसने धीरे धीरे अक्षरों को पढ़ना शुरू किया। कभी कभी शब्दों को समझने में दिक्कत होती, पर वो हार नहीं मानती। उसने खुद से कहा, अगर मुझे स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, मैं खुद ही सीख लूंगी। माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत करने से कुछ भी असंभव नहीं होता। मैं मेहनत करूंगी, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। वह देर रात तक पढ़ती रही। आंखें भारी हो गईं, पर किताब उसके हाथ से छूटी नहीं। उसके दिल में सपनों की लौ जल चुकी थी। सुबह जब सावित्री ने देखा कि राधा की आंखें लाल हैं, तो उसने ताना मारा, कहाँ सोई थी रात को? लगता है आलस करती रही होगी, काम नहीं करना तुझे। राधा ने सिर झुका लिया। उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसी दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई, सीमा दीदी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था। जब उन्होंने पहली बार राधा को देखा तो हैरान रह गईं। राधा की आंखों में गहरी उदासी थी, उसके चेहरे पर थकान थी। सीमा दीदी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटी तू स्कूल क्यों नहीं आती? तेरी उम्र तो पढ़ने लिखने की है। राधा डर गई और धीरे से बोली, अम्मा मुझे जाने नहीं देती, कहती हैं कि मैं बस घर का काम करूं। सीमा दीदी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत, पढ़ाई तेरा हक है, जब चाहे मेरे पास आ जाना, मैं तुझे सिखाऊंगी। ये सुनकर राधा की आंखों में फिर से चमक लौटी। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठा हो। उस रात उसने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, माँ अब मुझे कोई मिला है जो मेरी मदद करेगा, शायद मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है। अगले कुछ दिनों तक राधा का जीवन वैसे ही चलता रहा। सुबह से शाम तक वही कामकाज, वही ताने और वही थकान। लेकिन अब उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसे सीमा दीदी की बातें याद आती और वो सोचती, अगर सच में वो मुझे पढ़ाएंगी तो शायद मैं भी एक दिन अपनी किस्मत बदल सकूं। एक दिन जब सावित्री पास के खेत पर काम करने चली गई और गुड्डू अपनी मस्ती में खेल रहा था, राधा ने मौका पाकर सीमा दीदी के घर का रुख किया। उसका दिल धक धक कर रहा था।
सीमा दीदी के आंगन में पहुंचते ही उसने धीरे से आवाज लगाई, दीदी आप हैं? अंदर से सीमा दीदी बाहर आईं। राधा को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तू आ गई? मुझे तो लगा कि तू डर जाएगी और नहीं आएगी। राधा ने संकोच से कहा, अम्मा को पता चला तो बहुत डांटेंगी, लेकिन मैं सच में पढ़ना चाहती हूं दीदी, मुझे सिखा दीजिए ना। सीमा दीदी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, डर मत बेटी, ज्ञान कभी छुपाया नहीं जा सकता, तू जब चाहे आके पढ़ सकती है, आज से तेरा पहला दिन है। उन्होंने स्लेट और खड़ियां निकाली और राधा को बैठाकर सबसे पहले अक्षर सिखाने लगी। राधा की आंखें चमक उठीं। वो ध्यान से सुनती और अक्षरों को बार बार दोहराती। कुछ ही देर में उसने अ और आ अच्छे से लिखना सीख लिया। वाह, सीमा दीदी ने ताली बजाकर कहा, तू तो बहुत तेज है, अगर तू रोज थोड़ी थोड़ी देर पढ़ेगी तो बहुत आगे जाएगी। राधा के दिल में खुशी का सागर उमड़ आया। उसे लगा जैसे उसके सपनों के पंख खुल गए हों, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। उस दिन जब सावित्री खेत से लौटी तो उसने देखा कि राधा काम में सुस्ती कर रही है। शक होते ही उसने पास जाकर डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तू दोपहर में? मैं सब जानती हूं। राधा घबरा गई। उसने सच कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। धीरे से बोली, मैं तो बस मीरा के घर तक गई थी। सावित्री की आंखें लाल हो गईं। उसने झपट कर राधा का हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। झूठ मत बोल, तू पढ़ाई करने गई थी ना? मैंने गांव में किसी को तुझे दीदी के घर जाते देखा। राधा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ने क्रोध से कहा, अगर दोबारा वहां गई न तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। याद रख, इस घर में तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। तेरा काम बस बर्तन मांजना और झाड़ू लगाना है, समझी? राधा ने सिर झुका लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसने कसम खा ली कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो पढ़ाई जरूर करेगी। उस रात जब सब सो गए, राधा धीरे से अपने बक्से से स्लेट निकाल लाई। दिए की रोशनी में उसने वही अक्षर लिखना शुरू किया जो सीमा दीदी ने सिखाए थे। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो खुद से बुदबुदाई, अम्मा चाहे जितना रोकें मैं सीखूंगी, मैं माँ का सपना पूरा करूंगी। और सच में उस रात राधा के हाथों से लिखा गया हर अक्षर उसकी आज़ादी की ओर एक कदम था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में बादल छाए रहते, कभी तेज बारिश होती तो कभी हल्की फुहारें। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर गई थीं। घरों के बाहर छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हो गया था। राधा के लिए ये मौसम और मुश्किलें लेकर आया। बारिश होने पर भी उसे घर के सारे काम करने पड़ते, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, आंगन की सफाई, सब कुछ। सावित्री जानबूझकर उसे बारिश में भीगने को मजबूर करती। बर्तन तालाब पर धोकर ला, सावित्री ने एक दिन कहा जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। राधा ने डरते डरते कहा, अम्मा इतनी बारिश में तालाब तक कैसे जाऊंगी? रास्ता तो बहुत फिसलन भरा है। सावित्री ने घूर कर जवाब दिया, जुबान बहुत चलने लगी है तेरी, जा वरना अभी डंडा लेकर पीट दूंगी। बेचारी राधा ने गीले कपड़े पहने हुए ही बर्तनों की टोकरी उठाई और तालाब की ओर चल पड़ी। उसके छोटे छोटे पैर कीचड़ में धंसते जाते। ठंडी हवा उसके भीगे बदन को कंपा रही थी, पर उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, हिम्मत मत हार, तू मजबूत है। तालाब पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से बर्तन धोए। तभी उसके मन में आया कि सीमा दीदी से मिलने का ये भी एक मौका हो सकता है। उसने जल्दी से काम निपटाया और भीगते हुए ही सीमा दीदी के घर की ओर दौड़ गई। सीमा दीदी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने राधा को इस हालत में देखा तो घबरा गईं। तू इतनी भीगी हुई क्यों है? चल अंदर आ। राधा अंदर गई तो दीदी ने उसे सूखे कपड़े दिए और आग के पास बिठाकर गर्म दूध पिलाया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे कोई अपना माँ की तरह उसका ख्याल रख रहा है। कुछ देर बाद जब राधा का शरीर गर्म हुआ तो दीदी ने कहा, आज मैं तुझे नए शब्द लिखना सिखाऊंगी। देख, ये है क, ये है ख। राधा बड़ी तल्लीनता से सीखने लगी। उसे हर अक्षर में अपनी मुक्ति का रास्ता दिखाई देता था। पढ़ाई के बीच उसने दीदी से धीरे से कहा, दीदी अम्मा बहुत डांटती हैं, कभी कभी मारती भी हैं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, माँ का सपना पूरा करना है। सीमा दीदी ने उसका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा। बेटी, मुश्किलें चाहे जितनी आए सीखना मत छोड़ना, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तू देखना, एक दिन यही अक्षर तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाएंगे। राधा ने सिर हिलाया। उसके मन में अडिग विश्वास जागा, लेकिन किस्मत इतनी जल्दी उसे चैन कैसे देती। जब वो वापस घर लौटी तो सावित्री ने उसे देखकर शक कर लिया। उसके कपड़े बदले हुए थे और चेहरे पर अलग चमक थी। कहाँ गई थी? सावित्री ने ताने भरे स्वर में पूछा।
तालाब पर बर्तन धोने गई थी। और कपड़े कैसे बदल गए तेरे? सच सच बता, वरना अभी गुड्डू को भेजकर पता करवा लूंगी। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गई, लेकिन चुप रही। सावित्री ने उसकी चुप्पी देखकर जोर से उसका हाथ मरोड़ दिया। तू फिर पढ़ाई करने गई थी ना? कितनी बार मना किया है मैंने। अगर दोबारा ऐसा किया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने मन ही मन कसम खा ली, चाहे अम्मा मुझे जितना भी सजा दे, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगी। उस रात उसने दिए की मंद रोशनी में स्लेट पर क और ख लिखे। उसके हर शब्द में उसके आंसू गिरे, लेकिन उन आंसुओं ने ही उसके इरादों को और मजबूत कर दिया। बरसात थम चुकी थी। आसमान साफ था और खेतों में हरियाली छा गई थी। गांव के लोग फसल की देखभाल में जुटे थे। हवा में मिट्टी की ताजगी और गीली घास की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन राधा के लिए यह समय भी आसान नहीं था। सावित्री ने खेतों के काम का बोझ भी उसी पर डाल दिया था। सुबह से लेकर शाम तक उसे बैलों को चारा डालना, खेत में खरपतवार निकालना और फिर घर के सारे काम करने पड़ते। एक दिन सावित्री ने कहा, राधा देख, खेत की मेड़ पर बहुत खरपतवार उगाई है, जा सब निकाल कर आ। राधा थकी हुई थी, उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। वो झुक झुक कर घास उखाड़ रही थी। धूप इतनी तेज थी कि उसकी पीठ झुलस रही थी। तभी अचानक उसके मन में विचार आया, अगर मैं ऐसे ही दिन रात खटती रहूंगी तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। शाम को जब सब लोग खाने में व्यस्त थे, राधा धीरे से अपने कोने में बैठकर स्लेट निकाल लाई। उसने याद किए हुए अक्षरों को दोहराया और सीमा दीदी द्वारा सिखाई कविताएं मन ही मन गुनगुनाने लगी। क कबूतर, ख खरगोश, ग गाय। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी। उसे लगा जैसे ये अक्षर उसके दोस्त बन गए हों, जो उसे हर कठिनाई में साथ दे रहे हैं। लेकिन गुड्डू ने उसे देख लिया। अम्मा देखो तो, राधा फिर से पढ़ रही है। सावित्री ने गुस्से से झपटकर उसकी स्लेट छीनी और जमीन पर दे मारी। स्लेट के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मैंने कहा था ना, अगर फिर से पढ़ाई की तो तुझे जीना मुश्किल कर दूंगी। राधा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। उसके भीतर से आवाज आई, स्लेट टूट सकती है लेकिन मेरा सपना नहीं। अगले दिन वो गायों को तालाब पर पानी पिलाने ले गई। तभी उसकी नज़र तालाब किनारे पड़े एक पुराने फटे पुराने कॉपी पर पड़ी। किसी बच्चे ने शायद उसे फेंक दिया था। राधा ने उसे झाड़ पोंछकर अपने आंचल में छिपा लिया। उस कॉपी में आधे अधूरे अक्षर और कुछ कविताएं लिखी थीं। राधा का मन खुशी से खिल उठा। अब उसके पास फिर से लिखने का सहारा था। उस शाम जब सावित्री सो रही थी, राधा चुपचाप तेल का दिया जलाकर कॉपी में अक्षर उतारने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। वो धीरे धीरे लिखती गई। मेरा नाम राधा है, मैं पढ़ना चाहती हूं। उसने जब ये वाक्य लिखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि उम्मीद के थे। इसी बीच खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। राधा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन माँ से बात करने लगी। अम्मा देखो ना, मैं हार नहीं मान रही हूं, आप ऊपर से मेरा साथ देना। उसे लगा जैसे हवा में कहीं से माँ की आवाज आई, बेटी डटी रहना, तेरी मेहनत रंग लाएगी। कुछ दिन बीत गए। सावित्री को जरा भी अंदाजा नहीं था कि राधा रात में चोरी छिपे पढ़ाई कर रही है। दिन में वो चाहे जितना अत्याचार करती, लेकिन रात होते ही राधा की आंखों में नई चमक आ जाती। उसके छोटे छोटे वाक्य अब साफ लिखे जाने लगे थे। वो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने लगी थी। कभी वो अपनी कॉपी में लिखती, माँ मुझे आशीर्वाद दो। कभी लिखती, राधा बड़ी होकर अध्यापिका बनेगी। ये सब लिखकर वो खुद ही मुस्कुराती और अपने आंसुओं को छिपा लेती। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। एक दिन गुड्डू ने फिर राधा को चोरी छिपे लिखते पकड़ लिया। उसने झट से कॉपी खींच ली और चिल्लाया, अम्मा देखो ना, ये फिर से पढ़ रही है। सावित्री दौड़ कर आई और उसने कॉपी छीन ली। गुस्से से बोली, अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता? पढ़ लिख कर क्या करेगी? हमारे घर में रोटी की कमी है और तू किताबों के पीछे पागल है। राधा कांपते हुए बोली, अम्मा मैं बस थोड़ा पढ़ना चाहती हूं। सावित्री ने उसे धक्का दे दिया। राधा गिर पड़ी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके होंठ सिले हुए थे। उस रात वह चुपचाप खिड़की से बाहर आंगन में आ गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वो घास पर बैठकर आकाश की ओर देखने लगी। क्यों सब मेरे खिलाफ हैं? क्यों मुझे कोई समझता नहीं? क्या मैं सचमुच गलत हूं कि पढ़ना चाहती हूं? तभी उसे सीमा दीदी की बातें याद आईं। बेटी पढ़ाई तुम्हें ताकत देगी। चाहे दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे, लेकिन तुम हार मत मानना। राधा की आंखों में एक चमक लौटी। उसने मन ही मन ठान लिया,
अगर मेरे पास किताब नहीं, कॉपी नहीं, स्लेट नहीं, तो भी मैं पढ़ूंगी, चाहे मिट्टी पर लिखूं या हवा में। अगली सुबह जब वो गायों को खेत में चराने ले गई तो उसने डंडी से मिट्टी पर अक्षर बनाने शुरू किए। क, ख, ग। उसके चेहरे पर संतोष था। खेत में काम करने आए कुछ और बच्चे उसे देख रहे थे। उनमें से एक बोला, राधा, तू तो बहुत अच्छा लिख लेती है, हमें भी सिखा दे। राधा हकबका गई। उसने सोचा अगर सावित्री को पता चला तो बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जब गायें चर रही होंगी तब मैं तुम्हें अक्षर सिखाऊंगी। धीरे धीरे 2-3 बच्चे हर रोज उसके पास आने लगे। वे मिट्टी पर अक्षर लिखते और राधा उन्हें सुधारती। अब राधा केवल सीख ही नहीं रही थी बल्कि दूसरों को सिखाने भी लगी थी। शाम को घर लौटते समय उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मैं अकेली नहीं हूं, अब और भी बच्चे मेरे साथ हैं। शायद एक दिन मैं सचमुच अध्यापिका बन पाऊं। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। उसी रात सावित्री को पड़ोसन से पता चला कि राधा बच्चों को पढ़ा रही है। सावित्री ने गुस्से से घर में घुसते ही राधा को झापड़ मार दिया। तो ये धंधा कर रही है तू, सब बच्चों को बिगाड़ेगी, अभी बताती हूं तुझे। राधा सहमी हुई थी, लेकिन इस बार उसके होठों से आवाज निकली, मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मा, मैं सिर्फ उन्हें वही सिखा रही थी जो मुझे आता है, इसमें बुरा क्या है। सावित्री चीखी, चुप कर, तेरी जुबान कितनी लंबी हो गई है। गुस्से में उसने राधा को कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। राधा अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसे भूख भी लगी थी और डर भी, लेकिन इस बार उसके आंसू नहीं निकले। उसने खिड़की से आती हल्की चांदनी को देखा और फुसफुसाई, तू चाहे जितना बंद कर ले सावित्री अम्मा, मेरे सपनों को बंद नहीं कर सकती। उसके शब्द मानो पूरे कमरे में गूंज उठे। दिन बीतते गए। राधा के भीतर का साहस और भी मजबूत होता गया। सावित्री उसे हर तरह से तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन अब राधा का मन बिल्कुल नहीं डगमगाता था। गांव में एक दिन बड़ी खबर आई, सरकारी स्कूल में वार्षिक परीक्षा होने वाली थी और उसमें गांव के सभी बच्चों को शामिल होने का मौका दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो बच्चा सबसे अच्छा करेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी। गांव भर में चर्चा होने लगी, लेकिन सावित्री ने यह खबर छिपाने की पूरी कोशिश की। राधा को अगर पता चला तो वो जरूर भाग लेगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा दीदी ने चुपचाप राधा को यह खबर दी, बेटी, ये तुम्हारा मौका है, अगर तू जीत गई तो तेरा भविष्य बदल जाएगा। राधा की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन कहा, हाँ, यही मौका है। रात दिन उसने चोरी छिपे पढ़ाई शुरू कर दी। मिट्टी पर लिखना, दीवार पर उंगलियों से अक्षर बनाना, बच्चों को सिखाते सिखाते खुद सीखना। राधा ने हर पल को किताब बना दिया। परीक्षा का दिन आया। गांव के चबूतरे पर पंडित जी और स्कूल के मास्टर साहब ने बैठकर बच्चों को बुलाना शुरू किया। जब राधा का नाम आया तो सावित्री गुस्से से चीखी, नहीं, ये नहीं जाएगी, ये तो मेरे घर का काम करती है। लेकिन गांव के प्रधान जी ने सख्ती से कहा, परीक्षा हर बच्चे का हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। राधा कांपते हुए आगे बढ़ी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर आंखों में आत्मविश्वास था। उसने परीक्षा दी। सवाल कठिन थे, लेकिन राधा के होठों पर सीमा दीदी की बातें गूंज रही थी, हार मत मानना। कई घंटे बाद नतीजे आए। पूरे गांव के सामने घोषणा हुई, इस साल का सबसे पहला स्थान राधा को मिला है। तालियां गूंज उठीं। बच्चे दौड़कर राधा के पास आए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। प्रधान जी ने कहा, राधा अब शहर के बड़े स्कूल में पढ़ेगी, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई सरकार करेगी। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह चाहकर भी कुछ न बोल सकी। उसके सारे अत्याचार, सारी बंदिशें आज गांव वालों के सामने हार गए थे। राधा ने प्रधान जी के पैरों को छुआ और बोली, मैं पढ़ाई करूंगी, बहुत पढ़ाई करूंगी, और फिर एक दिन अपने गांव वापस आकर सब बच्चों को पढ़ाऊंगी। गांव के लोग भावुक हो उठे। सीमा दीदी की आंखों से भी आंसू झरझर बह निकले। राधा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके अपने माता पिता ऊपर से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके होठों से धीरे धीरे शब्द निकले, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। गांव की चौपाल पर ताली की गूंज, बच्चों की हंसी और राधा की जीत, ये सब मिलकर उसकी जिंदगी की नई शुरुआत बन गए। राधा की कहानी यहीं पर पूरी होती है। वो एक बच्ची जिसने सौतेली मां के अत्याचार सहे, लेकिन हार नहीं मानी। पढ़ाई का सपना लिए वो आगे बढ़ी और जीत हासिल की।